24। देखो इसमें करना ये है, पेपर वगैरह जब भी आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले आपको तो पेपर के इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। वैसे पेपर आप इतनी बार हल कर चुके होते हैं कि परीक्षा में आपको पता है कि पेपर में इंस्ट्रक्शन यही आने वाला है। तो सबसे पहले देखो जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दिया है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। पहले 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलॉट किया गया है विद्यार्थी को। आपको पता है कि पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे पेपर हल करने के लिए। गलती यहीं पर विद्यार्थी ये करते हैं कि पेपर पढ़ने पर टाइम नहीं देते, जबकि सही बात यह है कि आपको 15 मिनट वास्तव में पेपर पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि सारी चीज़ें आपकी कलेक्ट हो जाती हैं और आप परीक्षा में उन सारी चीज़ों को जो है उन चीज़ों को फोकस करने लगते हैं। ऐसे क्या होता है कि ढेर सारे सिलेबस, इतना ढेर सारा पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें दिमाग में गूंज रही होती हैं, तो उनको एक जगह एकत्र करने के लिए अवसर होता है कि 15 मिनट में आप पेपर पढ़िए और सारे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तो जितनी चीज़ें पढ़ें उसमें से उन क्वेश्चन पर आप फोकस करना शुरू करेंगे जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसलिए पेपर 15 मिनट जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज, पेपर परीक्षा हाल में जाने से पहले प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना समय देना है, घड़ी आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को समय निर्धारित कर दीजिए, उससे कम नहीं और उससे ज्यादा नहीं। भाई वो तो समझौते की बात होगी कि वहां जाने के बाद हो सकता है कि 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कम समय में हमारा नरेशन कंप्लीट हो गया, कम समय में पैसिव वॉइस आ गया था ट्रांसफॉर्मेशन का, वो कंप्लीट हो गया। तो वो जो समय हमारा एक्स्ट्रा बचता है उस समय को हमको ले जा करके कहाँ लगा देना है, आर्टिकल पर। आर्टिकल और खैर कंप्लेंट लेटर में आपको बहुत समय देना नहीं होता, वो भी बिल्कुल एकदम फिक्स्ड पॉइंट पर है, तो उसमें ज़्यादा कम नहीं होता। लेकिन आर्टिकल में आपको थोड़ा ज़्यादा और कम किया जा सकता है। आर्टिकल एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर आप अपने समय को थोड़ा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब क्या होगा कि सबसे पहला कंप्रीहेंशन का ही क्वेश्चन है, तो ये कितने नंबर का है, आपको ये निकाल लेना चाहिए कि कितने नंबर का है। यानी 100 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का है आपका क्या है, अनसीन पैसेज। तो 100 नंबर में 15 नंबर कितने परसेंट होता है, उतने परसेंट 3 घंटे में आप निकाल लीजिए कितने मिनट का पड़ेगा। उतना मिनट ही आपको इस पर देना है, उतना मिनट देना है, क्योंकि कंप्रीहेंशन को हल्के में लेकर के विद्यार्थी करते हैं कि 15 नंबर के क्वेश्चन को बस पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर इसमें से मिला, लाइन उठा करके लिख देते हैं और मान लेते हैं कि हमने आंसर लिख दिया, जो कि उचित नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आप अपना टाइम क्या करिए, फिक्स कर दीजिए कि हमको यदि कितना मिनट आया था, 27 मिनट, 27 मिनट आपका फिक्स है किस पर, अनसीन पैसेज पर। जबकि आपको क्या लगेगा कि अरे यार 27 मिनट हो गया, अभी तो मेरा ये क्वेश्चन जो है अभी केवल एक अनसीन पैसेज हुआ, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 27 मिनट तो उसका है, मैंने उसको दिया है। ये बात आपको ध्यान देनी। जरूरी नहीं कि आप पहले अनसीन पैसेज को ही करना शुरू करिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप पहले अनसीन पैसेज को ना करके आप लिटरेचर उठा लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, या उसमें कर लीजिए, या ग्रामर उठा लीजिए। ये जरूरी नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि सही और अच्छी कॉपी वही है जो शुरू से आखिरी तक चलती है। उससे क्या होता है, वो पॉइंट होती है, उस कॉपी को चेक करते समय एग्जामिनर को समय कम लगता है। पॉइंट समझो। तो यदि आपको सारे क्वेश्चन हल करने ही हैं तो क्यों ना हम जो है पहले से शुरू कर लें, और हमको सब करना ही, हम तो तैयार हैं पूरी तरह से पेपर देने के लिए। दूसरी चीज ये भी जरूरी है कि पहले क्वेश्चन जो आप हल कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि उस पर आपका कमांड ही नहीं है और आपने उसको हल कर दिया और पता चला कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के बाद एग्जामिनर क्या समझ गया, इस बच्चे का की जो है क्वालिटी कितनी है, इस बच्चे की क्षमता कितनी है, उसके आधार पर उसका नंबर सेट हो गया। तो इंप्रेशन भी जरूरी है।
तो अब ये आप तय करिए कि आप शुरू से आखिरी तक चल सकते हैं या जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है उसको पहले लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नंबर आपको लेना है, नंबर लेने के लिए यही दो तरीके हैं कि एक तरफ से एक तरफ तक प्रयास करिए कि सब सही सही हो, पहला क्वेश्चन ही बढ़िया से रहे और इंप्रेसिव हो जाए, या यदि ये क्वेश्चन यानी कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन आपको तैयार नहीं है तो जो क्वेश्चन तैयार है उसी को पहले लिख सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर प्रभावित हो। दूसरी चीज एक बात ध्यान देना, एग्जामिनेशन में गलतियां करते हैं कि क्वेश्चन नंबर इस पेज पर डालते हैं और आंसर अगले पेज पर लिखते हैं, ऐसा कदापि मत करना। क्वेश्चन नंबर जिस पेज पर डालते हैं आंसर वहीं लिखना चाहिए, जहां क्वेश्चन नंबर आप डाल रहे हैं आंसर वहीं पर लिखा होना चाहिए। प्रयास यही करना है, ये भी आपको सेट करना है। अब कहेंगे कि ऊपर हमने 60 क्वेश्चन लिख दिया नीचे जगह, तो ठीक है आप नीचे क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं तो एक लाइन यहां लिख करके आगे बढ़ जाइए, पीटीओ लिख दिया नीचे, लेकिन एक लाइन वहां रहना क्वेश्चन नंबर जहां लिख रहे हैं, आंसर की शुरुआत वहीं से करनी है। ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर यहां डाल दिया क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर लिख रहे हैं अगले पेज पर और यहां ब्लैंक है, तो उससे क्या होता है, मिसिंग होने के चांस होते हैं कि आपका क्वेश्चन मिस होता है। हालांकि एग्जामिनर को वहां अलर्ट किया जाता है कि वो बारीकी से देखें कोई क्वेश्चन मिस ना हो, ऐसा कम होता है लेकिन हो सकता है, हो जाएगा तो फिर आप परेशान होंगे, इसलिए आप पहले से सतर्क रहिए, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे सेक्शन ए। आपको पता है कि ऑल क्वेश्चंस इसमें लिखा है कि पहले तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है, दूसरे नंबर पर है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन आपके लिए आवश्यक हैं, और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका मार्क भी अंकित है, अंक भी अंकित है। अब आइए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए पूरा पेपर आप देखेंगे तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी तक है, यानी ए बी सी डी में है। ए में रीडिंग सेक्शन, बी में राइटिंग सेक्शन, सी में ग्रामर और डी में लिटरेचर, ये 4 पार्ट हैं। आपको सेक्शन वाइज आप आंसर लिखना शुरू करिए, ये ज़्यादा जो है सूटेबल होगा। सेक्शन वाइज आंसर कैसे होता है, तो जैसे जब आप सेक्शन ए शुरू कर दिए तो ऐसा नहीं कि सेक्शन ए का आंसर लिख दिया, फिर सेक्शन सी का आंसर लिख दिया, फिर सेक्शन ए का लिया, फिर सेक्शन डी का लिया, तो उसमें क्या होगा, सेक्शन क्या होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। सेक्शन ए उठा लिया तो सेक्शन ए पूरा हल कर दो, सेक्शन बी उठाया तो सेक्शन बी पूरा हल कर दो, सेक्शन सी उठाया तो सेक्शन सी पूरा हल कर दो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इससे क्या होगा कि एक कंटिन्यूटी दिखती है, ठीक ना। प्रयास यही करना चाहिए कि जिस सेक्शन को उठाए उसको पूरा हल करें। तो सेक्शन ए पहले हम देख रहे हैं रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको पता है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन का एक ही पैसेज है जिसको रीडिंग कंप्रीहेंशन है। रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछा क्यों जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पढ़े नहीं रहते या ये पैसेज पढ़े नहीं रहते हैं, फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आपकी समझ का मूल्यांकन हो। तो इसको पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने के लिए हमने इसका हिंट दिया है कि पहले जब भी अनसीन पैसेज आप करिए तो एक बार पहले पैसेज को पढ़िए, क्या ध्यान में रख के कि ये बात किसके बारे में हो रही है, क्योंकि हर एक पैसेज का एक होता है उसकी थीम या उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, प्रसंग होता है कि किसके बारे में इसमें बात की जा रही है। दूसरी पॉइंट ये ध्यान देनी है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ के फिर पैसेज पढ़िए, और पैसेज से कॉन्सेप्ट लेना है, न कि हमको लाइन लेनी है। पैसेज से लाइन नहीं, कॉन्सेप्ट लेना है, यानी उसका अर्थ देखना है और उस अर्थ को अपने क्वेश्चन में मिला करके एक सेंटेंस तैयार करना है। ये देखो ट्रिक है, इसको यदि आप अपनाएंगे तो आपका आंसर अफेक्टिव और तब मार्किंग पूरी मिलेगी। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एक हो, तो 3 नंबर के क्वेश्चन को पूरा का पूरा 3 नंबर लेने के लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करना है ये कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज में कॉन्सेप्ट लेंगे और अपने क्वेश्चन से आंसर बना देंगे, ठीक है। अब जैसे पहले पैसेज पढ़ते हैं तब फिर आंसर लिखने की ट्रिक समझते हैं। पैसेज है, द शिफ्ट इन द माइंड सेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। द शिफ्ट इन द माइंड सेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन, यानी भारत की जो यंगर जनरेशन है, युवा पीढ़ी, इसका जो माइंड सेट है, मस्तिष्क यानी उसके जो भाव विचार हैं वो बिल्कुल विजिबल हैं। विजिबल यानी
विजिबल यानी दृश्य यानी दिख रहे हैं। व्हाइल दे आर पेट्रियोटिक, जबकि वे पेट्रियोटिक हैं, पेट्रियोटिक माने देशभक्त, प्रिपेयर्ड टू ज्वाइन एनी मूवमेंट, और इतने देशभक्त हैं आज के बच्चे या आज की युवा पीढ़ी कि वे किसी भी आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मूवमेंट यानी आंदोलन के लिए। मार्च वेविंग पॉलिटिकल फ्लैग्स, और किसी भी राजनीतिक दल का फ्लैग यानी झंडा लेकर के घूमने के लिए तैयार है। ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप में भी शामिल हो रहे हैं। फेसबुक ग्रुप क्या है पता है? फेसबुक ग्रुप में भी तमाम तरह के जो है पॉलिटिकल, मोटिवेशनल या रिलीजियस, है ना, यानी हर तरह की चीजों का एक ग्रुप है। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या कोई भी ग्रुप, ट्विटर में भी चले जाइए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पॉइंट इज दिस कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सारे प्लेटफॉर्म पर ग्रुप है और वहां यंगस्टर जुड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो विचारों का आदान प्रदान करना चाहता है। फिर क्या कहा? दे आर नॉट इन मोस्ट केसेस कन्विंस्ड बाय इंडियाज कल्चर, लेकिन बहुत सारे मामलों में वे भारत की संस्कृति से कन्विंस नहीं होते हैं। कन्विंस यानी नहीं, समझ या उसको समझना, स्वीकार करना, ठीक है, यानी उससे जुड़ने में या उसको स्वीकार करने में ये अपने आप को सक्षम नहीं बना पाते हैं, कन्विंस्ड नहीं होते हैं। किससे? भारत की संस्कृति से। भाई आज की युवा पीढ़ी जो टेक्नोलॉजी में विश्वास करती है, उससे यदि संस्कार और परंपराओं की बात करोगे तो वो थोड़ा सा क्या होता है, वो उससे हट कर रहना चाहता है, क्योंकि नई पीढ़ी इसको एडाप्ट करने में थोड़ी हट कर चलती है। ठीक है, मीनिंग कहने का ये है कि आज की पीढ़ी हर एक चीज के लिए जुड़ने के लिए तत्पर है, लेकिन वो भारतीय संस्कृति से क्यों नहीं जुड़ रही है, ये एक प्रश्न है। ये हमें विचार करने की भी जरूरत है कि इससे वो कन्विंस होने में समय लग रहा है या इससे जुड़ने में उसको समय लगता है, क्यों लगता है। इनफैक्ट वास्तव में दे आस्क क्वेश्चंस दैट एविडेंस देयर डिससैटिस्फैक्शन विथ एंड डिसइंटरेस्ट इन व्हाट वी कॉल कल्चर, वैल्यूज एंड एथिक्स। और वास्तव में दे आस्क क्वेश्चंस, वे प्रश्न पूछते हैं और प्रमाण मांगते हैं, दैट एविडेंस देयर डिससैटिस्फैक्शन, यानी अपनी असंतुष्टि। डिससैटिस्फैक्शन का मतलब असंतुष्टि, यानी अपनी असंतुष्टि के लिए उन्हें प्रमाण चाहिए। एंड डिसइंटरेस्ट, और वो अपनी अरुचि दिखाते हैं इन व्हाट वी कॉल कल्चर, जिसे हम अपनी संस्कृति पुकारते हैं, यानी जिन्हें हम अपनी संस्कृति समझते हैं, उसके प्रति वो अपना डिससैटिस्फैक्शन और डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं। अच्छा, कल्चर, वैल्यूज एंड इथिक्स किसके लिए? संस्कृति के लिए, वैल्यूज यानी मान्यताओं के लिए, और इथिक्स यानी नैतिकता के लिए। नैतिक सीख, भाई नैतिकता, सारी चीजें क्या चाहिए आज की युवा को? प्रैक्टिकल चाहिए। नैतिकता क्या है? नैतिकता यानी कुछ काल्पनिक कहानियों के आधार पर आपके अंदर एक नैतिक चरित्र का निर्माण करवाया जाता है, या आपको ये कहा जाता है कि आप ऐसा करिए, ये एक अच्छे चरित्र का लक्षण है। तो आप क्या चाहते हैं? इसका एक प्रमाण ढूंढते हैं, क्योंकि हर एक चीज में क्या चाहिए आपको? एविडेंस। एविडेंस यानी साक्ष्य और प्रमाण चाहिए। इसलिए आज की पीढ़ी आज की चीजों में जितने इंटरेस्ट के साथ जुड़ती है, उतने इंटरेस्ट के साथ हमारे कल्चर, वैल्यूज और इथिक्स के साथ नहीं जुड़ रही है। ये क्वेश्चन है। व्हाई डू वी लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली? पहला क्वेश्चन तो यही मन में आ गया उस बच्चे के, क्या कि हम ज्वाइंट फैमिली में क्यों रहें, यानी हमें ज्वाइंट फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार में क्यों रहना चाहिए, हमें संयुक्त परिवार में क्यों रहना चाहिए, क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जब हम अकेले रहेंगे तो फ्री रहेंगे, फ्री रहेंगे तो हम कुछ भी करेंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए आज की पीढ़ी फ्री रहना चाहती है, इसलिए वो ज्वाइंट फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये क्यों, ये क्वेश्चन है कि वो ये बातें आज की युवा पीढ़ी के मस्तिष्क में ये क्वेश्चन है कि हमें
संयुक्त परिवार से क्यों जुड़ना चाहिए। अब उसको चाहिए क्या, वहां उसको प्रमाण चाहिए। यदि उसको ये सही और सार्थक प्रमाण मिल जाए कि हमें ज्वाइंट फैमिली के साथ जुड़ने में क्या क्या फायदे होते हैं, इसका प्रमाण दिखे, तो बच्चे ज्वाइंट फैमिली को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, एविडेंस। यही कहा, व्हाई डू वी लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली, हम एक संयुक्त परिवार में क्यों हम क्यों रहते हैं। आई बिलीव इन गॉड बट नॉट इन टेम्पल्स आर पूजा, मैं ईश्वर में तो विश्वास करता हूं। आज की पीढ़ी कहती है क्या, कि मैं ईश्वर में तो विश्वास करता हूं, लेकिन मंदिर में पूजा करना कोई जरूरी नहीं है। अब लो, यानी एक तरफ ईश्वर में विश्वास है, दूसरी तरफ उसे मंदिर में पूजा करने में विश्वास नहीं है। उसके लिए भी उसको क्या चाहिए, प्रमाण की उस पूजा का कोई मतलब निकालिए तो बताइए। नेक्स्ट, व्हाई कैन माई पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी, और एक क्वेश्चन प्रत्येक के मन में ये आता है कि मेरे माता पिता मेरी जो है बातों को समझते क्यों नहीं है। हर बच्चे की या हर यंगस्टर की यह शिकायत है क्या, कि मेरे माँ बाप मेरे विचारों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। जबकि उल्टा एक ये भी तो है कि ये बच्चे अपने माँ बाप की विचारों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। फिर भी यदि आज की यंगस्टर पीढ़ी हर चीज में शामिल हो सकती है, तो इस बात को भी स्वीकार करने के लिए उसको प्रमाण की जरूरत है कि माँ बाप हमारी बात को क्यों नहीं समझते हैं। दे आर टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू रिवेलियस यंग एडल्ट, आज की जो यंग एडल्ट है, युवा वयस्क हैं, वो क्या हो रहे हैं, ओबीडियंट से, आज्ञाकारी से अब रिवेलियस बनने की ओर हैं। रिवेलियस यानी विरोधी, प्रतिद्वंदी है, ठीक है। रिवेलियस यंग एडल्ट्स की ओर वो बदल रहे हैं। इट इज एन अलार्मिंग नोट, और ये हमारे लिए अलार्मिंग नोट है। अलार्मिंग यानी एक संकेत है, एक जो है आकस्मिक संकेत है। एंड ऑल द सेम पेरेंट्स से, और सारे माता पिता यही कहते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ आवर चिल्ड्रन, कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया है, इसके साथ कौन सी गलत चीज घटित हो गई है। दे आर गोइंग आस्ट्रे, ये तो बहक रहे हैं। दोनों तरफ की बातें, यानी पैसेज में जो राइटर है, द पर्टिकुलर पैसेज इज रिटन बाई समवन इज राइटर, वो कोई राइटर ही है, वो लेखक है जिसने इसको लिखा। और उसका मतलब क्या है कि दोनों ही यंगस्टर पीढ़ी अपनी बात कहता है क्या, कि हमारे माँ बाप हमें नहीं समझते, और दूसरी तरफ माता पिता क्या कहते हैं कि ये बच्चे जो है समझ नहीं रहे हैं और ये बहक रहे हैं। यानी आज के इस परिवेश के हिसाब से ये बहक रहे हैं। इन दोनों में तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है। ये भाई क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट पैसेज में देखिए, इफ यू आस्क एन एल्डरली इंडियन, यदि आप किसी उम्र दराज भारतीय व्यक्ति से पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो द चांसेस आर योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, तो चांस यानी अवसर ऐसा होगा कि आपका आंसर दे दिया जाएगा कि बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा है। हर व्यक्ति यही लगभग आंसर देगा। उसमें कहेगा क्या, कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा है। दिस इज द फ्रूट ऑफ कल्चर, और ऐसा क्यों कहता है, ऐसा कहने के पीछे क्या है, फ्रूट ऑफ कल्चर, ये हमारी संस्कृति का फल या परिणाम है कि वो कहता है क्या, कि ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है। डीप सेटिस्फैक्शन डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स ऑफ डेली लाइफ, एक डीप सेटिस्फैक्शन होगी उसके अंदर, गहरी संतुष्टि है उसको, यद्यपि उसके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। अप्स डाउन्स यानी उतार चढ़ाव, यानी जीवन में तमाम उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी वो आंसर एक ही देगा, क्या, भगवान की कृपा से सब अच्छा है। ये किसका परिणाम है, ये कल्चर का ही परिणाम है कि वो सब कुछ सहने के बाद, सुख दुख में रहने के बाद भी वो क्या कहता है, कि ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। इंडियाज वैल्यूज हैव केप्ट इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड डिस्पाइट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेशन माने आक्रामकता, या जो लड़ाई युद्ध वगैरह हुए,
तमाम आक्रमण के बावजूद, वर्षों हजारों साल तक युद्ध होने के बाद भी यही हमारी वैल्यू है, मान्यता है, यही हमारी संस्कृति है जिसने हमें क्या रखा, यूनाइटेड, संयुक्त रखा। यानी पूरा भारत यदि हम देखें तो कितनी बार युद्धों में टूट टूट कर बिखरा है। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो कई बार ये बिखरता गया, लेकिन हमारी संस्कृति ही ऐसी थी, हमारी परंपराओं ने, हमारी वैल्यूज, मान्यताओं ने और हमारे इथिक्स ने उसको जोड़े रखा, यूनाइटेड रखा है। However, the youth of today are being raised differently from those in various generations. जबकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बीइंग रेज्ड, उठाई जा रही है डिफरेंटली, भिन्न तरीके से। पॉइंट यानी पहले की जो बातें थी वो इथिक्स, कल्चर अडॉप्ट कर ली जाती थी और उसी के आधार पर लोग तैयार हो जाते थे, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो बड़े भिन्न तरीके से इसी कार्य को कर रही है। इंफॉर्मेशन इज दैट देयर फिंगर टिप्स, सॉरी एट देयर फिंगर टिप्स। आज की सूचना कहां है, फिंगर टिप्स, जिसकी बात मैंने बताई थी कि आज की जनरेशन कैसे चलती है, अंगूठे से। अंगूठे से चलने वाली ये पीढ़ी है। इस पीढ़ी का मस्तिष्क जो है अंगूठे से संचालित होता है। अरे भाई, अंगूठे से लाइक करो, अंगूठे से सब्सक्राइब करो, अंगूठे से ही सब करो और यहां आकर के अंगूठे से स्किप भी करो, वीडियो को अंगूठे से आगे बढ़ा दो। सारे काम किससे हो रहे हैं, थंब से। ये थंब आजकल वीडियो में भी लगती है, क्या, थंबनेल। थंबनेल इसीलिए उसका नाम दिया है। यानी सारी चीजें कहां आके रुक गई हैं, अंगूठे पर। और ये अंगूठा जिसको आज लोग इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहले जब अंगूठा दिखाया जाता था इसको बहुत बुरा माना जाता था। अंगूठा दिखाने का मतलब पहले इसको बुरा माना जाता था। हाँ जी, और आज की स्थिति में ये क्या है, भाई लाइक करिए, मतलब क्या, अंगूठा दिखाइए। यानी जिस चीज को पहले जो है नेगेटिव में लेते थे, आज की युवा पीढ़ी ने उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव में एक्सचेंज कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो इंफॉर्मेशंस हैं, पहले क्या था, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं कहाँ मिलती थी, कॉलेज में मिलती थी, किताबों में मिलती थी, किसी के सानिध्य में जब आप रहते थे तब वहां से आपको सूचनाएं मिलती थी। लेकिन आज की सूचना कहाँ है, अंगूठे पर है। भाई मोबाइल पे क्या कहते हैं, अंगूठा चलाइए और जो है आपको एक नई नई सूचनाएं मिलती जाएंगी। तो आज की सूचनाएं अंगूठे पर आ गई हैं, फिंगर टिप्स, उंगलियों की नोक पर हैं। गिव देम साइंटिफिक रेशनल, पॉइंट आंसर देखो अब आ रहा है, इस पूरे पैसेज का अब निचोड़ आ रहा है। जो पैसेज था ऊपर किसके बारे में, बीच में डिस्क्रिप्शन, अब देखो ये चल रहा है अंतिम जो है उपसंहार की ओर, कंक्लूजन की ओर, ये कहते हुए कि आज की पीढ़ी को अब कैसे सुधारा जा सकता है, या ये पीढ़ी जो हर एक चीज को एक्सेप्ट कर रही है, हमारी कल्चर, हमारी वैल्यूज और हमारे एथिक्स को कैसे स्वीकार करेगी, इस पॉइंट को ध्यान में दिया जाए। तो गिव देम साइंटिफिक रेशनल प्रैग्मेटिक रीजन। इन युवाओं को चाहिए क्या, कारण बताइए, मुझे ये करना चाहिए, इसका कारण बताइए। तो उनको रीजन दीजिए, तर्क दीजिए। कैसा तर्क दीजिए, साइंटिफिक, वैज्ञानिक तर्क चाहिए। यानी जो भी आप बता रहे हैं उसका एक वैज्ञानिक तर्क दीजिए। रेशनल माने तथ्यात्मक या उचित, और प्रैग्मेटिक माने भी वही तथ्यात्मक या विवरणात्मक, यानी उचित तथ्य और कारण बताइए तो वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। यानी आज की पीढ़ी इस बात को तब स्वीकार करेगी, किसी भी बात को स्वीकार तब करेगी जब आप उसका कोई साइंटिफिक, रेशनल और प्रैग्मेटिक रीजन देंगे, कारण बताएंगे। क्योंकि वही ढूंढ रहा है, उसको क्या चाहिए, आज की पीढ़ी को क्या चाहिए, कारण और उसका साइंटिफिक रीजन। द वैल्यूज एंड द इथिक्स ऑफ सेंचुरीज एगो आर जस्ट एज वैलिड एंड एप्लीकेबल टूडे एज देन। आज भी वही मान्यताएं
वो मान्यताएं जो पहले थी, जिनको स्वीकार करके आज भी हमारी भारतीय संस्कृति ने सबको जोड़ रखा है, हमारी नैतिकता ने सबको जोड़ रखा है, वही संस्कृति आज भी आवश्यक है और ये एडॉप्ट की जाएगी। जैसा कि पहले था, आज भी ये वैलिड यानी वैध है और अप्लीकेबल है, और आज भी अप्लीकेबल यानी आज भी इसकी जरूरत है, इसको यहां लागू किया जा सकता है और इससे जीवन में सुधार लाया जा सकता है। केवल वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली। जरूरत किसकी है? उसी चीज को एक्सप्लेन करो, कैसे? डिफरेंटली, भिन्न तरह से। भिन्न तरह से मतलब आज की युवा के हिसाब से, आज की युवा के हिसाब से वही बातें यदि उनको एक्सप्रेस की जाएंगी तो वो स्वीकार कर ली जाएंगी, बस वो उनके नजरिए के हिसाब से हो। भाई आज की आवश्यकता है मोबाइल, हम उन्हें दूर नहीं रख सकते। यदि आज की आवश्यकता नेटवर्क की है, या हमें ऑनलाइन रहने की है, या हमें तथ्यों को गूगल पर सर्च करने के लिए जरूरत है, तो है, इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, इन बच्चों को उससे जोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ उसी में अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, अपनी वैल्यू और अपनी इथिक्स को भी उसी भाषा में समझाना भी पड़ेगा, ताकि बच्चे उनको एक्सेप्ट कर सके। यानी ये माध्यम बन जाए और हमारी जो पुरानी चीजें हैं वो उनके लिए जो है सहयोगी बनकर निकलें। ऐसे तथ्यात्मक चीजों से यदि हम बच्चों को या आज की पीढ़ी को यदि अवगत कराएंगे तो ये आज के बच्चे उसे स्वीकार कर लेंगे। मतलब जरूरत क्या है? वही पुरानी चीजें, वही सारी चीजें, बस उनको एक्सप्रेस करने का तरीका बदलने की जरूरत है। ऐसा इस पैसेज में कहा गया। अब देखो, जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब मैंने ये डिटेल करके समझा दिया, इसलिए ये बात थोड़े समय में, या ये कहो कि पूरी चीजें डिटेल कर दी गई। समय ज़्यादा लग सकता है ये इसलिए क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने के लिए आपको तमाम तरह के एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। हमें करना क्या है कि इन सारी चीज़ों से हम, चूंकि ये जो पैसेज पढ़ रहे हैं परीक्षा में आएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन इसी तरह का पैसेज रहेगा ये गारंटी है और यही सही है। तो हम इस पैसेज को पढ़ते समय इतना माइंड अपना तैयार रखें कि इस तरह के यदि पैसेज आएंगे तो हम हल करते समय क्या क्या चीज जो है ध्यान में रखेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहली पॉइंट तो यही है कि पैसेज को आप पढ़िए पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ये ढूंढते हुए कि व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस पैसेज, इस पैसेज में क्या कहा जा रहा है या किसके बारे में, इसकी थीम क्या है। थीम यानी विषय वस्तु, थीम यानी विषय वस्तु क्या है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज, तो विषय वस्तु क्या है, पहले यही पॉइंट दिमाग में रख के आपको पहली बार पैसेज पढ़ लिया। अब दूसरी बार पैसेज को तब पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा आंसर भी दिखने लगेगा और पैसेज में हम पहुंचेंगे तो उसका एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और हमको कहीं जाना नहीं है, हमें अपने क्वेश्चन से ही आंसर को डेवलप करना है। दूसरी चीज ये दिमाग में रखनी है कि ये पैसेज किसी लेखक ने लिखा है। जब भी आप किसी आंसर को लिखिए तो एक लाइन जरूर उसमें ऐड कर दीजिए कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पैसेज, जैसे लिखते हैं ना अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस लेसन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पोयम, यानी इस पोयम के लेखक के अनुसार आगे जो बात कहनी है वेट करिए ना। ये जो एक छोटी सी फ्रेज है लेकिन ये बड़ी प्रभावकारी फ्रेज है। किसी भी आंसर को लिखते समय यदि इतना आप ऐड करते हैं तो ये दिखता है कि एग्जामिनर ये समझेगा कि इसके कहने का मतलब है कि इस पैसेज को जिसने लिखा है उसकी मंशा क्या है, उसी के आधार पर ना आंसर देने जा रहे हैं हम। तो ये क्वेश्चन देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ही देखो, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अडेज। आजकल के जो है युवा में, भारतीय युवाओं में किस तरह का माइंड सेट है, हाँ मस्तिष्क कैसा है, नहीं माइंड सेट क्या है उनका, जो है वो माइंड सेट बिल्कुल विजिबल है। किसके लिए?
कि वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। विजिबल है, दिख रहा है का मतलब क्या है कि दिख क्या रहा है कि वो आज की यानी जो कठिन से कठिन मूवमेंट है उसमें भी शामिल हो जाते हैं। पेट्रियाटिक मूवमेंट कहा ना उसने, यानी पेट्रियाटिक मूवमेंट में शामिल हो जाने का मतलब क्या है? अरे भाई रिस्क भी लेने के लिए तैयार। आज की युवा पीढ़ी रिस्क लेने को तैयार है। आज की युवा पीढ़ी उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के तैयार है जो तार्किक हैं, साइंटिफिक हैं। ये किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पैसेज। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो ये देखो इसमें ऊपर है ना, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल व्हाइल दे आर पेट्रियोटिक, प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मूवमेंट, मार्च वेविंग पॉलिटिकल फ्लैग्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, बट अब यहीं पर जोड़ना है, बट दे आर नॉट कन्विंस्ड बाई इंडियाज कल्चर। एक ही चीज है कि वो भारतीय संस्कृति से कन्विंस नहीं हो रहे हैं, प्रभावित नहीं हो रहे हैं या उनको समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी सारी चीजें समझ रहे हैं। कौन कौन सी? भाई वो पैट्रियाटिक मूवमेंट में भी शामिल हो जाते हैं, वो जो है पॉलिटिकल झंडे के साथ भी जुड़ जाते हैं, और वो फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन करके विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं, और हर एक चीज से एक्सेप्ट हो रहा है वो आज की युवा पीढ़ी, लेकिन हमारी आज की संस्कृति से कन्विंस नहीं हो रहा, हमारी संस्कृति से कन्विंस नहीं हो रहा। ये पूरा क्या है? यही माइंड सेट है। ये किसके अनुसार? पैसेज के राइटर के अनुसार। तो आंसर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ये आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर या राइटर ऑफ दिस पैसेज द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल बिकॉज, यहीं पर बिकॉज से जोड़ दो, बिकॉज दे आर पैट्रियोटिक, prepared to join any movement, comma, march waving political flags, join Facebook groups, but they are not convinced by India's culture। ये हुआ आपका आंसर। और इस आंसर पर आप भाई पूरा मार्क्स लेने के हकदार हुए। इसको लिख करके देखिए आप। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। देखिए कितनी अब बात आई है उसमें कि माता पिता और बच्चों में कौन सी कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, लड़ाई। यहां कोनो लड़ाई नहीं है, वैचारिक मतभेद। ये संघर्ष ही है एक ठो। क्या कि बच्चे समझते हैं कि उनके माँ बाप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, और माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चे क्या हैं, वो आज के परिवेश के हिसाब से बहक रहे हैं, बहकाए जा रहे हैं। यही कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसको लिखना है आंसर के रूप में, आंसर सेट करना है, 3 नंबर सॉलिड करना है हमको। ये पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका रिजल्ट देखेगा। आप जानते कितना है, आपने पढ़ा कितना है, इस बात को आज के लोग नहीं देखते। आज के लोग क्या देखते हैं? व्हाट इज द रिजल्ट। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि वो नंबर बहुत मायने रखता है। फिर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि नंबर मायने बिल्कुल नहीं रखता। मायने केवल एक ही चीज रखती है, और वो है आपका मस्तिष्क विकास, आपकी समझ। इसको आपको डेवलप करना है। मैं इतना फोकस कर रहा हूं भाई। अभी आप इसी पेपर को हल करते हुए देखोगे ना, आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर देखोगे सब पेपर हल कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, आंसर बताते चले गए और लोग अंगूठे से उसको आगे बढ़ाते देखते भी जा रहे हैं। व्यूज आ रही है, इसका मतलब लोग देख रहा है, लेकिन व्हाट इज द रिजल्ट। भाई उसकी समझ कितनी डेवलप हो रही है उससे बता दो हमको। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आपकी समझ कितनी विकसित हुई बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। इस टाइप का यदि ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हर कोई स्किप कर रहा है। ये समझ है, इसी को क्या कह रहा हूं मैं, समझ।
ये आंसर नहीं है कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर ये क्यों होगा, इसके ऊपर नीचे आगे पीछे कितने तर्क हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा का नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन परीक्षा का होगा और हमें आंसर भी इसी तरह से देना होगा। हमें ये इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इस तरह से दिया जाएगा ये इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सेट करो यदि मार्क्स लेने हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 पर देखो। अब इसका आंसर देखो, देखना क्या है, आंसर तो आपको पढ़ा। यदि सपोज करिए कि पैसेज आपको समझ में नहीं आया है, एक बार आपने पढ़ लिया, केवल आपने थीम समझ ली है, अब आपको आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया इसलिए आपको आ गया। मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता, तब क्या करेंगे? अब फिर से पैसेज को पढ़िए। यू हैव सफिशिएंट टाइम, ये पॉइंट आपको ध्यान देनी है कि आपका समय पर्याप्त है, घड़ी आपके हाथ में, कितने समय हो गए, ये बात सेट करिए और फिर से पैसेज को पढ़िए अगेन, क्योंकि जल्दी नहीं है, हमें भागना नहीं है। परीक्षा में बैठने के बाद जल्दी बहुत लगी रहती है और जल्दी वहां कुछ टीचर्स भी ऐसे मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी करो, जल्दी छूट जाएगा, जल्दी करो। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो कुछ छिछले टाइप के होते हैं जो इस टाइप की बातें करके आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। आप अपने को सेट करिए और किसी पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर बनाइए, क्या होगा? फिर वहीं लिखिए अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन। आप बदल दो, लाइन को बदल दिया। पहली लाइन में क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पैसेज। अब आगे लिखो according to the opinion of the author of this passage, according to the opinion of the author of this passage, इस पैसेज के लेखक के विचारों के अनुसार। थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज, परिवर्तन जरूरी है किसी भी चीज का। एक ही चीज बार बार लिखेंगे वो अफेक्टिव नहीं रह जाएगी, थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, हाँ एक पॉइंट बढ़ गई। ठीक है, तो पहली लाइन में अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पैसेज और दूसरी लाइन में अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पैसेज। देयर इज ए ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। माता पिता और बच्चे के बीच में एक बड़ा संघर्ष है, रिलेटेड टू देयर थिंकिंग, उनके विचारों से संबंधित। इतना जोड़ दिया। क्या विचार है तो अब वो भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इतना लिख दिया आंसर हो गया। ये आंसर 1 नंबर देगा आपको, इतना भी लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए 3 नंबर। तो अब आप आगे क्या कन्फ्लिक्ट है वो भी लिखेंगे ना। तो कन्फ्लिक्ट क्या है तो आगे लिखेंगे कि द पेरेंट्स, सॉरी पहले वो है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आस्क्ड व्हाई दे lived in a joint family and why their parents could not understand them। माता पिता के लिए लिखेंगे ना कि बच्चे पूछते हैं कि उन्हें जॉइंट फैमिली में क्यों रहना चाहिए। बच्चे ये पूछते हैं कि उनके माता पिता, या बच्चे ये सोचते हैं कि उनके माता पिता उन्हें क्यों नहीं समझ सकते हैं। अब ये सेंटेंस बनाना है। अभी सेंटेंस बनाने में कितनी सावधानी है पता है? ये इन्वर्टेड कामा में लिखा है, और आप जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा, यानी उसको क्या कर देना है। अब देखो ग्रामर अप्लाई हो रहा है, वो 2 नंबर का ग्रामर यहां अप्लाई होगा, वो 2 नंबर नहीं रहा, यहां 3 नंबर में भी तुम्हारा सहयोग करेगा वो। यानी अब आप आंसर लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि द चिल्ड्रेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स व्हाई दे लिव्ड इन ए ज्वाइंट फैमिली। हमने क्यों बदल दिया? यू गया चिल्ड्रेन के पास, पेरेंट्स के पास, तो दे हो गया। और यहां क्या है? डू का प्रयोग किया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? वो सारे रूल अप्लाई करके आंसर लिखेंगे, एकदम सटीक सही आंसर बैठेगा। उसी में जोड़ देना है कि वाई देयर पेरेंट्स। अब देखो माई को हमने देयर में बदला,
क्यों? क्योंकि माई गया किसके पास? बच्चों के पास। तो देयर पेरेंट्स, और कैन को कुड में बदलेंगे, कुड नॉट अंडरस्टैंड, और मी गया देख, फिर वहां तो देम हो गया, हो गया। और उसी में अभी आगे जोड़ना है, अभी क्वेश्चन पूरा आंसर नहीं हुआ है। एंड अब आगे क्या करना है? आगे अब पेरेंट्स कहेंगे, अभी चिल्ड्रन ने कहा, अब आगे पेरेंट्स के लिए लिखेंगे पेरेंट्स, हाँ, पेरेंट्स आस्क्ड देम व्हाट was wrong with their children and they were going astray। माता पिता अपने बच्चों से यह पूछना चाहते हैं कि उनके साथ क्या गलत हो गया है और वे क्यों बहक रहे हैं। पॉइंट। अब दोनों की बात हो गई कि नहीं हो गई? अब ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। पूरा आंसर जोड़कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पैसेज द चिल्ड्रेन, ये तो पूरी लाइन है ना यहां से। द चिल्ड्रेन आस्क्ड व्हाई दे लिव्ड इन ए ज्वाइंट फैमिली एंड व्हाई देयर पेरेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड देम, एंड देयर पेरेंट्स आस्क्ड द चिल्ड्रेन व्हाट वाज रॉन्ग विथ देयर चिल्ड्रेन एंड दे वर गोइंग आस्ट्रे। फुल स्टॉप। बात पूरी हो गई कि नहीं हो गई? यही कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट दोनों में क्या है? दोनों में संघर्ष किस बात का है भाई? हाँ, विचारों को लेके कि बच्चे ये कहते हैं कि वो उनके माता पिता उनको क्यों नहीं समझ सकते हैं, और माता पिता ये कहते हैं कि उनके बच्चे भाग रहे हैं। दैट इज द कन्फ्लिक्ट। बात समझ में आई रही ना? इतना जो है एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, और इसको समझो। 15 नंबर सेट करो अपना, 15 मार्क्स। इसको ऐसे देखो कि ये पूरा का पूरा पैसेज क्या है? 15 नंबर, पूरे मार्क का 15%, 100 का 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड? हाउ हैज, कैसे जो है भारतीय संस्कृति ने हमारी विचारधारा को प्रभावित किया है? बताइए, इसमें क्या आई बात? इसमें कैसे प्रभावित किया है? तो हमारी भारतीय संस्कृति ने हजारों साल के आक्रमण के बाद बिखरे हुए भारत को आज भी जोड़े रखा है। यह है हमारी विचारधारा। यही ने कहा, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड? हमारी भारतीय संस्कृति ने हमारी विचारधाराओं को कैसे प्रभावित किया है? तो यद्यपि कि हमको कई बार बांटने का प्रयास किया गया है, फिर भी हम क्या हैं? यूनाइटेड है। और किसकी वजह से हैं? ये हमारी वही पुरानी संस्कृति, मान्यताएं, और वही हमारे नैतिकता, एथिक्स हैं, जिनकी वजह से आज भी हम यूनाइटेड हैं। इसी बात को लिखना है। यही बात आंसर में यहां लिखना है। फिर से लिखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पैसेज। भाई पैसेज के उसी के अनुसार ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये पैसेज का जो राइटर है वो कह रहा है कि इतने साल के बिखराव के बाद भी आज भी यूनाइटेड हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? हमारी भारतीय संस्कृति को जाता है। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पैसेज इंडियन कल्चर, ये पैसेज से लाइन लोगे तो इजी होगा थोड़ा लिखना। ये है ना, इंडियाज वैल्यूज है, यही है, इंडियाज कल्चर एंड वैल्यूज। यही लिखो, यही से जोड़ लो इसको। यानी अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पैसेज इंडियाज कल्चर्स एंड वैल्यूज हैव केप्ट इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड डिस्पाइट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेशंस। पूरी लाइन भी मिल गई, बस सही जगह पर बैठा देना था। हमारा आंसर क्लियर हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट? यानी व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए टू ब्रिंग, लाने के लिए, द यूथ बैक, युवाओं को वापस, टू देयर कल्चरल रूट, अपने सांस्कृतिक मार्ग पर। रूट माने मार्ग, यानी सांस्कृतिक
नैतिक मार्ग पर लाने के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए? जी, चेंज कर देना है, बात को कहने का तरीका बदलना है। तरीका बदल दिया, बच्चों को समझ में आ जाएगी बात। तो वही कहा, इसको यहीं पर आंसर बनाइए, क्या करेंगे? हाँ, अकॉर्डिंग टू द, यस, फिर आ जाओ, या यहां लाइन चेंज कर दो, एक और फ्रेज दें, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द ऑथर, द वैल्यूज एंड इथिक्स ऑफ सेंचुरीज एगो आर जस्ट एज वैलिड एंड एप्लीकेबल टूडे एज देन, ओनली वी हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली। पूरी लाइन ले लो, ठीक है? क्लियर हो गई बात? अब इससे ज्यादा डिटेल नहीं किया जा सकता, और इसको जो है इससे ज्यादा डिटेल करके समझाया नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। एग्रीड का एक समान अर्थ ढूंढना है, समान मीनिंग ढूंढनी है पैसेज में। तो एग्रीड का समान वर्ड बताइए, उसमें क्या आया है? सहमत होना। सहमत होना का क्या आया है इसमें? कन्विंस्ड भी कह सकते हैं, कन्विंस्ड, हाँ कन्विंस्ड कह सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, विच फ्रेज इन द पैसेज मीन ए वार्निंग साइन। वार्निंग साइन यानी हाँ अलार्मिंग। तो इसका हो जाएगा। अब आंसर कैसे लिखेंगे? ये लिखना पड़ेगा कि इन दिस पैसेज एग्रीड मीन्स कन्विंस्ड। एग्रीड के नीचे अंडरलाइन और कन्विंस्ड के नीचे अंडरलाइन करना है। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्वेश्चन है, वार्निंग का मतलब, वार्निंग साइन का मतलब क्या है? तो लिखेंगे इन दिस पैसेज ए वार्निंग साइन मीन्स अलार्मिंग। अब देखो यहां सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, ये जैसे लिखा है वैसे ही शब्द को आप आंसर में लिखेंगे और इसके नीचे अंडरलाइन करके लिखेंगे, ठीक है? विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल। पैसेज में लेना है ना, सही कह रहे हो, इस पैसेज में उसका अपोजिट लेना है। इलॉजिकल का लॉजिकल नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैसेज से हमको शब्द लेना है, इसलिए इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ इलॉजिकल इज। अब वहां आएगा रेशनल। रेशनल माने तार्किक होता है, तो इलॉजिकल का हो जाएगा रेशनल। ये हुआ